कैमरा ऑन है? वो आता ही नहीं उसमें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है ना, उसमें कर रखा था मैंने कि आता नहीं है। अभी मैं यही चेक कर रही थी। चलिए देखिए, फर्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर नाम की चीज क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, आप लोगों ने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते थे, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में लिखते थे? क्या आप इसमें उसको y, x लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे। मींस कि जो x और y का ऑर्डर है वो फिक्स है, दैट इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि अगर हम दो नंबर्स को कॉमा लगा के एक राउंड ब्रैकेट में लिख दें जिसमें कि हम उनकी पोजीशन को नहीं चेंज कर सकते, x की जगह y नहीं लिख सकते, y की जगह x नहीं लिख सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई या नहीं? इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? राइट डाउन ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन। is known as ordered pair if and only if the position of x and y can't be interchanged. न्यू चैप्टर है, can't be interchanged। न्यू चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, कल से थोड़ा और लेट आना। रास्ते में तो बंदे खड़े होकर लड़ाई देखने लग जाए तो फिर क्या ही कह सकते हैं, है ना? तो रास्ते में ना क्लास ऑन कर लिया कर, मैं तुझे सही बता रही हूँ। कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाए ना तो पता क्या कर, क्लास ऑन कर ली, अब वहीं पे लड़ाई भी देखते रहो, अपना क्लास भी अटेंड कर लो। क्या कर सकते हो फिर अब, मतलब जो भी है। तो आने की कोशिश कर रही थी, बीच कोशिश कर दी, बीच में से निकलने की कोशिश, रास्ता नहीं मिल रहा था निकलने में। साइड में चलो अच्छा, ओके। अच्छा, समृद्धि को जानते हो? तुम्हारे स्कूल से ही है, तुम्हारी क्लास से ही है, सेम क्लास सेम सेक्शन। अच्छा ये तुम्हारे सेक्शन में ही है दोनों? नहीं, ये शायद अच्छा, सब वो तुम्हारे सेक्शन में ही है। बट अभी मैंने रिप्लेस किया ना, मैं बायो मैथ्स चेंज होंगी। अच्छा सेक्शन चेंज किया, सेक्शन भी चेंज। बट अभी तो चेंज नहीं करेंगे, पैसा की था। अच्छा चलो जो भी है, एक्स एंड वाई कांट बी इंटरचेंज। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, एक दो नंबर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें आप उनका पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अब इस पर बेस ना 1 मार्क का क्वेश्चन जो बनता है वो कैसे बनता है, उसके लिए एक कंसेप्ट आता है, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब कहलाते हैं? सपोज एक ऑर्डर्ड पेयर है x, y, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है a, b, तो ये इक्वल कब कहलाएंगे? इफ एंड ओनली इफ a हो और y इज इक्वल्स टू b। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आ जाता है कई बार ना 1 मार्क में, जैसे आपको ऐसे दे दिया, फाइंड x and y if x plus y comma xy is equals to 13,36। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे? x plus y is equal to 13। यस, x plus y is equals to 13 रख देंगे और xy is equals to 36 रख देंगे। तो ये तो हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन, राइट? ठीक है, अब यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो 13 माइनस एक्स, और इसको कहां पुट कर दो? सेकंड। तो x इंटू 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू 36। अब ये पूरा क्वेश्चन आपका 10th क्लास का बन गया ना? फटाफट से सॉल्व करके x निकाल दो, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी,
और वहां से फिर y निकाल दो। सबसे रूप में होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इक्वेशन चेक करो, तुम्हारी यही बन रही थी कि नहीं? 9 यस, माइनस के 9x माइनस के 4x। अब जब आप कॉमन लोगे, देखो आपके सामने है, आप कैसे कर रहे हो? वो 6 नहीं था, +6 कहाँ पे +6? x² - 13x + 6 x + y = 13 और x × y = 36 था, ठीक है? यानी कि अगर x आपका 9 है तो y आ जाएगा 6, और अगर x आपका 6 है, 6 नहीं 4 सॉरी, और अगर x आपका 4 है तो y आ जाएगा 9। ठीक है जी, लगी समझ? तो 1 मार्क में एक क्वेश्चन तो पहले आपका यहीं पे बन जाता है, ऑर्डर्ड पेयर की इक्वालिटी को लेकर। नकुल समझ आ गया? नोट कर लिया? उसके बाद अब आप मुझे बताओ, आपने सेट्स वाला चैप्टर पढ़ा था, सेट क्या होता है? सेट कितने होता क्या है सेट, पहले तो यही बता दो। सेट वो जिसमें एक ही टाइप के एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं, है ना? जैसे कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ऐसे, ठीक है? तो दैट इज सेट। कितने तरीके के होते हैं सेट? बेसिकली फाइनाइट, इनफाइनाइट, 2 तरह के, ठीक है? अब बात आती है कि सेट को, अगर अब सेट से रिलेटेड आपने क्या क्या सीखा हुआ है? आपने सेट का यूनियन सीखा है। क्या होते हैं यूनियन में एलिमेंट्स? जो दोनों में मिला के एलिमेंट्स आ जाए, जो ए में भी हो, बी में भी हो, दोनों में कॉमन भी हो। फिर आपने इनका इंटरसेक्शन पढ़ा था, मुझे कॉमन ए इंटरसेक्शन बी में जो सिर्फ कॉमन होते हैं। फिर आपने सेट का कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, ए में है और जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं। फिर आपने सेट की डिफरेंस पढ़ी थी, यानी जो ए में है बी में नहीं। ये सब आपने सेट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। आप जो सेट्स वाले चैप्टर की मेरी वीडियोस हैं उसमें जब आप देखोगे तो आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है? डीप स्टडी के पर्पस से बता रही हूँ। आप आगे देखो, तो a - b = ये सब तुम सीख चुके हो, है ना? एक अब जो और ऑपरेशन आता है, दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सो नेक्स्ट हेडिंग इज कार्टेशियन, कुछ नहीं लिखना, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये हेडिंग डालनी है। दैट मीन्स नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट A क्रॉस B या B क्रॉस A, ठीक है?
क्या होता है जी? देखो A क्रॉस B एक ऐसा सेट है जिसमें सारे के एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं, और हर एक ऑर्डर्ड पेयर में पहला वाला जो नंबर होगा वो पहले सेट का होगा और बाद वाला नंबर जो होगा वो बाद वाले सेट का होगा। यानी A किस में बिलोंग करेगा? A में। B किस में बिलोंग करेगा? B में। अब समझो कैसे, क्योंकि इससे नहीं समझ आएगा, इससे समझ आएगा। सपोज मेरे पास A है 1 2 3, B मेरे पास सेट है 4 और 5। अब मुझे A क्रॉस B निकालना है, तो इसमें सारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएंगे। यानी पहले इसका एक 1 पकड़ लो, इस 1 को फिक्स कर दिया, इस 1 के ऑर्डर्ड पेयर दोनों के साथ बनाने हैं 1 4 1 5। अब 2 के साथ 2 4 2 4 2 5 3 4 3 4 3 5। क्या इसके अलावा भी कोई और एलिमेंट आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना। अब मैं अगर आपसे कहूंगी B क्रॉस A बनाओ, 4 1 अब सब कुछ इनका उल्टा हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा? 4 4 1 4 5 5 1, एक ही बात है। 4 1 4 2 4 2 5 2 5 2 4 3 4 3 5 5 3। इतना समझ आ गया या नहीं? आ गया? इसको लिखो। आज ये ठंडा नहीं कर रहा ना? तो रेडी हो रहा है। है गर्मी आज बहुत है। नहीं चल तो रहा है ये। इसको बंद कर दीजिए, पीछे से वोल्टेज भी कम हो ना, तब भी पुलिस का बटन गिराता ना दोबारा ऑन हो। इसको एमसीबी को भी बंद कर दूं? गिरा के गिराऊं? कहाँ गिरा दूं? बाहर गिरा दूं गली में? बटन को ताकि बाहर गिरा दूं? नहीं वो बटन नीचे करके तो दोबारा उठ ना फिर, मुझे बोलेगा वही करेगा। घर में भी बेहतरीन होता है रात तो तू सबको सलाह दे देती होगी ना। बटन गिराना नहीं होता है। मतलब बटन कोई बात नहीं, मैं बहुत गलतियां करती हूँ ऐसी ऐसी। मुझे मजा आता है बच्चों से काम करवाने में। घर में भी बच्चों से काम कराती हूँ। वो तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बच्चे प्यार से करते हैं। अच्छे करते हैं। आप बताओ, जो आप कहोगे वही हम करेंगे। अगर बटन गिराने इसको एक्स्ट्रा टाइम लगता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसमें ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है नंबर ऑफ सेट्स सेट भी हाँ ऑर्डर नहीं, ऑर्डर चेंज नहीं हो गया। इसमें बी ए में सारे एलिमेंट पहले नंबर सेम होंगे। हाँ वो सेम होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, इसका रूल देखो अब जरा। यहां से बताओ मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 3 यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? 2 तो यहां से आप देख रहे हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। वो कैसे आया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करना है? ए के जितने एलिमेंट्स हैं और बी के जितने एलिमेंट्स हैं उन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। बोल बट क्या? अट बट हो जाता है। नहीं वो तब होता है जब हम मैथ्स कंटिन्यूशन में नहीं पढ़ते। नहीं कंटिन्यूशन पढ़ रही है? शुरू कर दिया? चल ठीक है। इतना समझ आ गया? और एक अगला रूल इसी से रिलेटेड जो भी हम बता रहे थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए होते हैं। ये जो पॉइंट्स आप लिख रहे हो ना, कई बार ये असर्शन रीजन वगैरह में आ जाते हैं। अगली एक और चीज यहाँ पे जो
ध्यान देने वाली है कि A क्रॉस B वाला सेट B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता, सिर्फ उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। इतनी बात समझ आ गई? इतना समझ आ गया या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट इज वेन डायग्राम to represent A cross B। अब क्या करना है, देखो जैसे आपने एक ओवल में A लिखना है, एक ओवल को B लिखना है, A के एलिमेंट इसके अंदर लिखेंगे जैसे हमारे पास ऊपर था 1 2 और 3, B के एलिमेंट B वाले ओवल में लिखेंगे 4 और 5, है ना। अब वेन डायग्राम कैसे बनेगा, A के पेयर भी दोनों के साथ है, फिर B का पेयर भी, इसका 2 का पेयर भी दोनों के साथ है, फिर 3 का पेयर भी दोनों के साथ। ये होता है वेन डायग्राम A क्रॉस B का। ये आपका ना सेट नहीं, मतलब सेट है बट नंबर्स का सेट नहीं है, पेयर ऑफ नंबर्स का सेट है। तो हम इसको यूनिवर्सल की फॉर्म में नहीं बनाते जैसे हम पहले करते थे ना, ऐसे बनाया और यहाँ पर इसमें ए के एलिमेंट यहाँ लिखे, बी के यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, ऐसा ही इसमें नहीं करते। इसका वेन डायग्राम जो होता है वो इस शेप में होता है। ये सेट है बट नंबर्स का सेट नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। यानी इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सिंपल नंबर्स नहीं है, नंबर्स के पेयर्स हैं। ठीक है, अब एक बार ना ऐसे सोचो, मैं दे रही हूं कि अगर एक केस स्टडी आती है, सपोज एक केस स्टडी लिखो रजिस्टर में, आपको एक ना ग्राफ दे दिया, ठीक है, और उसमें ना कुछ पॉइंट्स दे दिए, लाइक ये पॉइंट दे दिया आपको 2,3, ये पॉइंट दे दिया 2,5, ठीक है, फिर ये दे दिया आपको 4,3, 4,5, 7,3, 7,5, ये दे दिया ग्राफ। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब वो कह रहा है ए जो है वो सेट है एक्स का, सच दैट एक्स लाई ऑन एक्स एक्सिस। बी आपको सेट दे दिया y कोऑर्डिनेट्स का, यानी कि y लाई ऑन y एक्सिस। अब वो आपसे कह रहा है कि a और b बताओ, तो आप मुझे बता सकते हो a और b वाला सेट क्या होगा? बोलो। 2, 4, 7, 2, 4 और 7, और b क्या हो जाएगा? 5, 3 और 5। ये हो गया। अब अगला पार्ट वो आपसे पूछ सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में तो ये पूछ लिया, सेकंड पार्ट में वो आपसे पूछ सकते हैं फाइंड बी क्रॉस ए। 3 का 2 के साथ भी पेयर बनेगा, 3 का 4 के साथ भी बनेगा, 3 का 7, 3 7 पे, 5 का 2 के साथ भी बनेगा, 5, 4, 5 4, 5, 6, 5 7। इतना समझ आ गया कि नहीं? नकुल समझ आ रहा है? Yes, yes. ओके। अब वो आपसे कह सकते हैं फाइंड, थर्ड पार्ट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 9, 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, 3 into 3 इंटू 3 यानी कि 9। अरे केस स्टडी है, कुछ भी पूछ सकते हैं। वो ए क्रॉस ए, 2,2, यस, ए का ए के साथ ही पेयर। तो खड़ी बनाओ। क्यों नहीं बना? बिल्कुल बना। ये देखो हम बनाते हैं ए क्रॉस ए। ए में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है? 2 4 7,
तो आपके पास ए क्रॉस ए में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 2 का भी 2 के साथ बनेगा, 2 का 4 के साथ बनेगा, 2 का 7 के साथ बनेगा, फिर 4 का 2 के साथ बनेगा, 4 का 4 के साथ बनेगा, 4 का 7 के साथ। तो कहाँ कर रहे हैं इंटरचेंज? किया हमने नहीं। हाँ, आप डेफिनेशन फॉलो करो। हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहले वाला एलिमेंट पहले वाले सेट में, बाद वाला एलिमेंट बाद वाले सेट में होना चाहिए। ये दोनों सेट सेम है, तो डेफिनेटली दोनों एलिमेंट जो है वो होंगे तो इसी के ही, लेकिन ऑल पॉसिबल पेयर्स होंगे। तो 7 2 एक है, एक के साथ बना। हाँ, और 7 7 बन गया नहीं बन गया? अब एक और पार्ट जो वो और वाला पार्ट आता है सेकंड पार्ट में, फाइंड बी क्रॉस बी। 3,3, 3,5। 3 का 3 के साथ, 3 का 5 के साथ। नंबर ऑफ फाइल्स नहीं, सेट है, नंबर ऑफ तो है ही नहीं इसमें। और फिर 5 का 5 के साथ। बोलो क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? तो इस तरीके की एक केस स्टडी पेपर में आ सकती है, इस चैप्टर पर बेस्ड, इस टॉपिक पर बेस्ड, नॉट चैप्टर, इस टॉपिक पर बेस्ड इस टाइप की केस स्टडी आ सकती है। क्योंकि केस स्टडीज आपको देखो कहीं से भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज है कहीं से भी आ सकते हैं, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हमारे जो कि हर बार सेम वही रहते हैं, तो वो नहीं चेंज होते, अदरवाइज कहीं से भी आ सकता है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। तो अब मैंने जितना बताया पहले से मुझे उतना बता दो, तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? सबसे पहले क्या बताया था? ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या होता है? एक्स और वाई को जब हम राउंड ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिखते हैं, ध्यान रहे सिर्फ राउंड ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है, और जिसमें आप उनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, दैट इज उस पर बेस्ड इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, जैसा कि कराया है, ठीक है। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, और उस पर बेस्ड केस स्टडी। इतना समझ आ गया? अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ आ गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं इसी कंसेप्ट को लेकर के। अब इससे रिलेटेड ना कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि मैं आपको विद प्रूफ कराऊंगी, वो विद प्रूफ आते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं एक छोटा सा रिकैप ले रही हूं आपका यूनियन का और इंटरसेक्शन का, ठीक है, विद एग्जांपल। जैसे आपके पास सपोज ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 7, बी सपोज कोई सेट है 3 5 7 9। अगर मैं आपसे कहूं कि ए यूनियन बी बताओ, तो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 2 3 4 5 7 और 9, यानी जो कॉमन है वो भी और जो नॉन कॉमन है वो भी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगी ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो सिर्फ 3 5 और 7 आएगा, यानी कि जो कॉमन है दोनों में। इतनी बात समझ आ गई या नहीं? ठीक है, तो अब कुछ रूल्स मैं बता रही हूं, विद प्रूफ करेंगे आप फॉर्मूला नोटबुक में। है वो काम आपका मेन, मतलब वो फॉर्मूलाज नहीं है, जस्ट वो क्वेश्चंस है, बट करने फॉर्मूला नोटबुक में, ठीक है। सबसे पहले राइट डाउन हेडिंग सम रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहला, अगर मुझे बी यूनियन सी वाले सेट के साथ ए का क्रॉस प्रोडक्ट करना हो, दैट इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। दूसरा रिजल्ट, अगर मुझे इंटरसेक्शन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना हो, तो वो भी ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। प्रूफ से समझेंगे अब इसको, प्रूफ से समझेंगे। अब जरा ध्यान देना, सेट्स वाले चैप्टर में हमने सीखा था कि दो सेट ए एंड बी विल बी इक्वल कब? इफ एंड ओनली इफ ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, है ना। और सबसेट दिखाने के लिए क्या करते हैं, मान लो मुझे ये दिखाना है, तो मैं एक्स लेकर के चलूंगी ए में
और किस में दिखा दूंगी x को b में, है ना। इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगी, x को लेकर के चलेंगे b में और किस में दिखा देंगे a में, तो हमारे पास ये सबसेट प्रूफ हो जाते हैं, है ना। अब वही चीज मुझे यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मुझे पहले इस पूरे को इसका सबसेट दिखाना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का सबसेट दिखाना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड का एक एलिमेंट लूंगी। अब लेफ्ट हैंड साइड मेरी किस फॉर्म में है, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स आते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो जब मैं लेट करूंगी इस लेफ्ट हैंड साइड का कोई भी एलिमेंट, तो वो किस फॉर्म में मुझे लेना पड़ेगा, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो मैंने क्या लिया कि लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c। एलिमेंट ले लिया। अकेले एक अकेले ए का क्यों लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा का पूरा एक सेट है। ए क्रॉस करने पर, दो सेट को क्रॉस करने पे तो मेरे पास जो सेट बनता है उसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में होते हैं, कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो मैंने ऑर्डर्ड पेयर ही तो लेना है ना इस वाले सेट का एलिमेंट, समझ आ गई। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ये पहला एलिमेंट है वो किस में होगा, पहले सेट में, और जो ये बाद वाला एलिमेंट है वो किस में होगा, इस बाद वाले में। होगा कि नहीं। तो दिस इंप्लाइज दैट ए किस में बिलोंग करेगा, ए में, एंड बी किस में बिलोंग करेगा, बी यूनियन सी में। इतना समझ आया या नहीं, आ गया। ओके अब यूनियन में कोई भी अगर एलिमेंट बिलोंग करता है उसकी क्या कंडीशन है, या तो बी में होगा और या सी में होगा, और ए में ए बिलोंग कर रहा है, कर रहा है। अब ध्यान देना, बाहर क्या वर्ड है, एंड, अंदर क्या वर्ड है, और। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट साइन होने चाहिए। तो जब मैं इसको इसके साथ लिखूंगी तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू c, और बीच में क्या आ जाएगा, और। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही कहती है। अब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में। a में है, b में है, इसका मतलब ए बी वाला ऑर्डर्ड पेयर किस में बिलोंग कर गया, a इंटू बी में, यहां पे, और a इंटू बी वाला एलिमेंट किस में बिलोंग कर गया, a इंटू सी में, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो किस में बिलोंग करेगा, a क्रॉस b और a क्रॉस c के यूनियन में, a b वाला एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा। तो यहां से मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सबसेट आ गई राइट हैंड साइड की। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया। बोलो समझ आया या नहीं। अभी इतना समझ आया कि नहीं ये बताओ, ठीक है। अब इसको नोट करो। और फर्स्ट इक्वेशन भी मत, चलो ठीक है इसको तो करो, अगले वाले पार्ट में मैं एक साथ ही करा दूंगी। क्लियर हो गया। अब मुझे राइट हैंड साइड को किसका वो दिखाना है, लेफ्ट का सबसेट। अब मैं लिखूंगी नहीं, अब आप लिखोगे, है ना। तो आपने पहली लाइन क्या लिखनी है, लेट, ये वाली लाइन कि लेट ए बी बिलोंग्स टू दिस।
कन्वर्सली में मतलब यहां से शुरुआत करेंगे कि लेट ए बी बिलोंग्स टू दिस। राइट हैंड साइड में ले लिया एक एलिमेंट, अगली लाइन में इसकी जगह फॉरवर्ड आ जाएगा, ये लाइन आ जाएगी, यानी ए बी या तो ए क्रॉस बी में होगा और या तो ए क्रॉस सी में। ये लाइन आ गई। आ गई, ठीक है। इसके बाद ये ऊपर वाली लाइन आसान है कि मुश्किल है? यहां तक आ गया। इसके बाद ये वाली लाइन आ गई, एंड नहीं है यहां पे, और है। बाहर एंड है और अंदर और है। ये बात आ गई। इसके बाद ये वाली लाइन आ गई, ये वाली ये वाली लाइन, ये तो तुम लिख चुकी हो करण, ये वाली लाइन लिखनी है और लास्ट में ये लाइन आ गई। सारा रिवर्स ऑर्डर में हो गया। आसान है, आसान है। ओके, तो यहां से आपके पास आ जाएगी राइट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, एंड देन फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा? दोनों साइड इक्वल, कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया एकदम। अब इसका सेकंड पार्ट का प्रूफ करते हैं। अब सेकंड पार्ट में देखना, तुम बताओगे मैं लिखोगे। सेकंड पार्ट के प्रूफ में लेफ्ट, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में एक एलिमेंट लेट करना है और लेफ्ट हैंड साइड मेरी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है। तो इस वाले सेट में कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म में होगा? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो क्या लिखेंगे हम? बिलोंग्स टू तो यहां से ए में होगा एंड बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन सी। यहां तक समझ आ गया। अब अगर बी इंटरसेक्शन सी में है तो बी में भी होगा एंड सी में भी होगा। वर्ड क्या आएगा बीच में? और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख करके बाहर वाला एंड एज इट इज, ए बिलोंग्स टू ए एज इट इज। राइट, यहां से अब इसको एक बार इसके साथ लेना है और एक बार इसको इसके साथ, यानी ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। बीच में भी एंड आएगा। बीच में कौन से वाला एंड है? ये वाला जो एंड है, ठीक है। आप इसको गलती ना हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये वाला जो साइन है, ये मैंने यहां लिखा नहीं, सही कर रही थी मैं, यहां पे एंड ये वर्ड वाला, और यहां पे ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी। ठीक। अब इस वाले ब्रैकेट के अकॉर्डिंग जो ए बी वाला ऑर्डर्ड पेयर है वो किस में आ गया? ए क्रॉस बी में आ गया। एंड यहां से ए बी वाला ऑर्डर्ड पेयर किस में आ गया? ए क्रॉस सी में। अब ए बी वाला एलिमेंट इस सेट में भी है एंड इस सेट में भी है, तो इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा।
ये ए बी वाला एलिमेंट बिलोंग करेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सबसेट आ गई राइट हैंड साइड का। इजी। अब रिवर्स ऑर्डर में चलो। इसको कैसे किसको? A B belongs to A into B section four. सी क्यों लिखेंगे? ए इंटू बी एक सेट है, ए इंटू सी दूसरा सेट है। कोई भी एलिमेंट अगर एक सेट में भी और दूसरे सेट में भी है तो दोनों के इंटरसेक्शन ही तो होता है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ही तो लिखा है। Like A into B intersection C. सी क्यों? A कॉमन ले लेंगे। ऐसे नहीं होता, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कॉमन नहीं ले सकते, कॉमन नहीं लेते, ऐसे कॉमन नहीं लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का बेटे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप बात नहीं समझे। ए क्रॉस बी में ए और बी अलग अलग नहीं है, इट इज अ सेट, इसमें सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, समझ रही है? ए क्रॉस सी एक दूसरा सेट है, उसमें भी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, तो आप इसमें ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में जब इंटरसेक्शन कर रहे हो ना तो आप ए कॉमन नहीं ले सकते, ए अलग से नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है, दीज आर नॉट टू सेट्स, राइट? अब रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए सबसे पहली कौन सी लाइन आएगी? let the A comma B belongs to A into B intersection A into C. सी। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, इंटरसेक्शन ए इंटू सी। नेक्स्ट ये वाली लाइन A comma B belongs to A into B. स्क्वायर ब्रैकेट में एंड A comma B belongs to A into क्रॉस सी दूसरे ब्रैकेट में, यानी ये वाली लाइन, ये वाली। अगले स्टेप में A belongs यहां से A belongs to A, B belongs to B and A belongs to A, B belongs to C। परिंदू करके भी बैठ गई, देख के ही तो लिखना था। ये and की जगह दूसरे वाला and दो। हाँ कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद ये लाइन आ गई, ये देखने में जितना आसान लग रहा है ना, जब बिना देखे करोगे तो उतना आसान नहीं लगेगा। घर जाकर के एक बार इसको बिना देखे जरूर लिखना। इसके बाद ये लाइन आ गई, कुछ नहीं, ये लाइन आ गई और उसके बाद ये लाइन। यस, तो सेकंड पार्ट से आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड इक्वेशन, एंड फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स पुट। आसान था, ठीक था, एग्जैक्टली। बट आज ही अगर कर लोगे तो शायद समझ आ जाए, कल पे छोड़ दोगे तो दिक्कत हो सकती है, तो एक बार जरूर कर लेना, ठीक है ना? जाके सोने से पहले एक बार दोबारा से उसको लिख करके देख लेना। सेकंड थ्योरम है आपकी, या सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, प्रूव दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी या ए क्रॉस बी नहीं, क्या लिख रही हूं मैं, ये तो अभी करी है, माइनस है, सॉरी, कि ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। अब ये पार्ट प्रूव करने के लिए मैं थोड़ा सा रिकैप पे जा रही हूं, जो आपने सेट्स वाले चैप्टर में पढ़ी थी, बी माइनस सी की डेफिनेशन। कोई भी एलिमेंट अगर बी माइनस सी में है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो बी में तो होगा बट सी में नहीं होगा, यही मतलब होता है बी माइनस सी का। और दूसरा एक और मैंने बताया था कि जो बी माइनस सी सेट है, बी माइनस सी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन सी डैश। तो अब आपकी इच्छा है, अब आप मुझे ये बताओ, मैं इस वाली नोटेशन से बताऊं या इस वाली नोटेशन से बताऊं? सेकंड वाली से। चलो फिर सेकंड वाली से करते हैं। सेकंड वाली ज्यादा आसान है क्योंकि उसमें ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूं लग जाती है एकदम से, है ना? चलो करते हैं। क्या लिखेंगे?
Let A Let- पहले इसको पूरे को लिखेंगे b माइनस सी को कि एज b माइनस सी इज इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन c डैश। इसके अंदर यूनिवर्सल साइन को अरे लगेगा शांति रखा भी, ऊपर वाली थ्योरम नहीं यूज करूंगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो a क्रॉस b माइनस सी बनेगा वो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c डैश बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। अभी ऊपर हमने जस्ट ये थ्योरम करी है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c वाली क्या हो जाता है वो a की क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ भी, फिर इंटरसेक्शन a की क्रॉस प्रोडक्ट c के डैश के साथ भी। राइट हैंड साइड का चेंज करते हैं a इंटू b इंटरसेक्शन a इंटू c का जो पूरे ब्रैकेट का। फिर आपने a क्रॉस c के डैश का रूल अभी तक नहीं पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट का ट्रांसपोज नहीं पढ़ा आपने, तो इसलिए वो नहीं कर सकते। आगे पढ़ेंगे मे बी, ठीक है। अभी यहां तक समझ आया कि नहीं पहले बता दो। a क्रॉस b इंटरसेक्शन c में हमने पिछली थ्योरम का यूज कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग ये a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c डैश हो गया। प्रूफ क्या करना है मुझे? b माइनस इंटू c। अच्छा, माइनस इस पूरे का डैश होगा तो हमारे पास माइनस आ जाएगा a क्रॉस c डैश। ठीक है, ये a क्रॉस b तो मुझे चाहिए, देखो ये तो एज इट इज इंटरसेक्शन a क्रॉस c डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं c के एलिमेंट माइनस कर दूं तो मुझे c डैश मिलता है। राइट? नहीं यार ये रूल मत लगाओ, तुम फंस जाओगे, क्योंकि यही तो चीज मुझे यहाँ पे प्रूव करनी है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती। ये मत करो, वही वाला मेथड रखो, मत करो तुम, नहीं तो उसमें उलझ जाओगे। आगे वाले उसमें कराएंगे, अभी एलिमेंट्स वाले से ही करो, क्योंकि ना पता जब मैं u माइनस सी लगा रही हूँ ना उसके बाद a की क्रॉस प्रोडक्ट कर रही हूँ तो सेम यही रूल बन रहा है, तो मैं इसको भी अप्लाई नहीं कर सकती ना जो हम प्रूव कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे वही वाला लगाओ पहले कि लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b माइनस सी। लेफ्ट हैंड साइड का एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। चलो पर बोलो पहला स्टेप, इंप्लाइज दैट a subset of सबसेट नहीं बिलोंग्स टू belongs to a into and b b belongs to b minus c. b माइनस c, ठीक है। अब यहां पे इसको क्या लिख सकते हो कि b में तो होगा c बट b c में नहीं होगा। b माइनस सी में अगर कोई एलिमेंट है तो इसका मतलब वो पहले सेट में तो है, बाद वाले में नहीं है। और ये जो बाहर एंड a बिलोंग्स टू a है ये एज इट इज, कॉमा हाँ एंड भी लिख सकते हैं, एंड भी लिख सकते हैं, कॉमा भी लगा सकते हैं, बट वर्ड भी लिख सकते हैं कि b बिलोंग्स टू b बट b डज नॉट बिलोंग्स टू c, बट भी लिख सकते हो आप, ये लो बट लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब फिर वही इसको एक बार इसके साथ, ठीक है, और इसको एक बार लास्ट वाले के साथ, तो क्या लिखेंगे a बिलोंग्स टू a and and b बिलोंग्स टू b, each per but हाँ, but a belongs to a and b does not belongs to c। अब यहां से a किस में आ गया, यहां से हाँ a भी बिलोंग कर गया किसमें, किसमें a क्रॉस b में, यही चाहिए था, देखो ऊपर यही चाहिए था ना a क्रॉस b, ठीक है। बट a कॉमा b बिलोंग्स टू
A माइनस A माइनस सी, क्योंकि सी में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत लिख रही हूं मैं, ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी आएगा, ए क्रॉस सी आएगा ना। ए में है लेकिन बी सी में नहीं है, तो जो ए बी वाला ऑर्डर्ड पेयर है वो ए क्रॉस सी में नहीं होगा ना। ए में है, बी सी में नहीं है, तो जो ए और बी से ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो ए क्रॉस सी में नहीं आएगा। समझ आ गया? एक भी एलिमेंट अगर दूसरे सेट में नहीं है तो उनके ऑर्डर्ड पेयर में कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता ना। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, यानी कि ये जो ए बी वाला एलिमेंट है वो इस सेट में तो है लेकिन इस वाले सेट में नहीं है, तो किस में बिलोंग करेगा? यस, ए क्रॉस बी में तो करेगा और माइनस ए क्रॉस सी। आगे राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। और अब बिल्कुल वैसे ही करो जैसे रिवर्स ऑर्डर में अभी किया था। रिवर्स ऑर्डर में करते हुए चले जाओ, यहां से दिस, फिर ये लाइन, 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 बिना कोई चेंज करे। माइनस की जगह बट लगा दे। हाँ, क्लियर है यहां तक? हो गया कंप्लीट? कर लो। इसके बाद एक थ्योरम 3 और कराएंगे फिर छुट्टी, ठीक है? और तीनों की आज रिवीजन करनी है जाकर के। कल से 6:15 बजे तक आ जाना तुम भी, मैं 6:15 क्लास शुरू कर दूंगी। हाँ मतलब ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया करना ना। रास्ते में पता है उस पे एक्टिवा पे आगे ना एक स्टैंड लगवा ले। नहीं होता है, मोबाइल लगाने का होता है। क्यों ध्यान जाएगा? ठोक देगी कहीं पे? मैं चलाती नहीं आती, मेरे को लेने आती है। ले फिर तो आराम से लगा सकती हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लो हम बस पहली बार ठोकी, अपने खुद का चोट खा लिया। नहीं दूसरी बार ठोकी है मैंने, एक बार किसी का थ्योरम 3, चलिए बेटे ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लो इस पे। प्रूव दैट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। D लगी समझ? पता था मुझे। जो चीज यहाँ पर अंदर है ना वो यहाँ पे बीच में है, और जो यहाँ पे बीच का साइन है वो यहाँ ब्रैकेट में अंदर है। ए सी के साथ भी, बी सी के साथ भी ऐसे। हाँ सही कह रही है बेटा, मतलब तुम अभी भी ए और क्रॉस बी में ए और बी को अलग अलग मान के चल रहे हो। अलग अलग नहीं है, ये ए क्रॉस बी अपने आप में एक सेट है, तो उसका इंटरसेक्शन जब मैं सी क्रॉस डी के साथ करूंगी ना
तो उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो सिर्फ ये वाले आएंगे, मतलब पहला वाला जो एलिमेंट होगा हर एक ऑर्डर्ड पेयर का वो ए और सी दोनों में होना चाहिए, यानी कि A cross B intersection C into A cross B intersection D. आगे उसके बाद 2 बिट करने दे, आगे इतना ही। बस इतना ही, और फिर थ्योरम हो जाएगी पूरी है। हिसाब किताब सही चल रहा है इस तरह से। चलिए इधर देखिए, हाँ जी, ए क्रॉस बी में किस टाइप के एलिमेंट होंगे? ऑर्डर्ड पेयर। सी और डी में किस टाइप के एलिमेंट होंगे? तो उनका इंटरसेक्शन में भी कैसे एलिमेंट होंगे? ऑर्डर्ड पेयर। तो मैंने लिया लेट, अब मैं यहाँ पे ए बी सी डी का चक्कर नहीं करी, मैंने लिया एक्स और वाई, क्योंकि मेरे पास 4 अलग अलग सेट है। तो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो जो x कॉमा वाई है इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a क्रॉस b में भी होगा, इंटरसेक्शन के लिए एंड वर्ड आता है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर आपका c क्रॉस d में भी होगा। इतना समझ आ गया कि नहीं? समृद्धि आपको समझ आ रहा है? मान्या, इशिता, ओके। अब इसका बताओ मुझे, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? x तो होगा a में एंड y किस में होगा? d में। ये एंड एज इट इज, यहां से x किस में होगा और y किस में होगा? d में। यहां तक समझ आ गया? अब देखो x a में भी है एंड c में भी है, तो इंटरसेक्शन तो x a इंटरसेक्शन c में हो गया। यहां से y b में है और y d में भी है, B intersection तो y किस में हो गया? B intersection D. b इंटरसेक्शन d में। अब x तो इसमें है और y इसमें है, तो x और y से जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो किसमें होगा? वो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सबसेट किसका आ गई? रिवर्स का तुम्हें पता है अब क्या करना है? कर। X belongs to A and Y belongs to B. Yes. डेफिनेशन से एक्स वाई वाला में चल रहा है. रिवर्स में जब चल रहा है ना, आपने ये लाइन लिखी, इससे x इसमें और y इसमें आ गया। अब अगर x a इंटरसेक्शन c में है तो पहले एक लाइन बीच में यहाँ पे आएगी। हाँ यस वेट, आपने जब रिवर्स ऑर्डर में किया यहां तक पहुंचे, इसके बाद ना बीच में एक लाइन आएगी, वो लिखना, यहां पर बीच में एक लाइन आएगी c कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, फिर एंड y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू d। उसके बाद आप इस वाली लाइन पे आओगे, ठीक है? बस एक लाइन इंसर्ट करनी है इसमें, उसके बाद ऊपर वाली लाइन पे आओगे। उसके बाद तो हमने रीग्रुपिंग करी है, ठीक है ना? जो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू b वो एक साथ, और x बिलोंग्स टू c एंड y बिलोंग्स टू d रीग्रुपिंग करिए ना, नॉट, ठीक है? तो इतना काम आज आपने घर पे एक बार लिख के देखना है, क्योंकि अगला टेस्ट सबको पता है शेड्यूल सैटरडे बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? हर सैटरडे यहाँ पे टेस्ट होता है, जो पूरे हफ्ते पढ़ गया उसका टेस्ट होता है। तो अभी ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है,
तो नेचुरल सी बात है, ये वाली टेस्ट चीजें मैं टेस्ट में दूंगी। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी अभी से शुरू कर लेना। नकुल नोट कर लिया? यस मैम। बस अब लीव कर सकते हैं।